वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे मैसोन सिद्धांत। युकावाक ने नाभिकीय बलों का जो मैसोन सिद्धांत दिया था वो क्या था कि आपस में प्रोटॉन और जो ये न्यूट्रॉन होते हैं अर्थात ये न्यूक्लियॉन्स आपस में पाइयोन कणों का विनिमय करते हैं। पाइयोन कण तीन प्रकार के बताए थे आपको, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट। अब दो आवेशित और एक उदासीन पाइयोन कण होता है। आज अपन पढ़ेंगे इन पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आकलन। तो अपना टॉपिक है पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आकलन। देखिए स्टूडेंट्स, आप लिखोगे पाइयोन कण तीन प्रकार के होते हैं। पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। ठीक है, फिर देखिए इनके द्रव्यमान का आकलन हाइजेनबर्ग के, देखो हाइजेनबर्ग ने कितने अनिश्चितता सिद्धांत दिए थे? स्थिति संवेग अनिश्चितता सिद्धांत, सेकंड ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत, और जो थर्ड कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन का अनिश्चितता सिद्धांत। तो ये क्वांटम यांत्रिकी का सेकंड हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। आकलन हाइजेनबर्ग के ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत से ज्ञात किया जाता, जिसके अनुसार कण की ऊर्जा ई में अनिश्चितता डेल ई हो तथा समय टी में अनिश्चितता डेल टी हो, तो इन अनिश्चितताओं का गुणनफल लगभग एच कट के तुल्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है एच कट इक्वल टू क्या होता है? ये भी एक कांस्टेंट ही है, एच अपॉन 2 जो होती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड होती। अर्थात नियम क्या है? डेल ई डॉट डेल टी लगभग एच कट के बराबर होता है। ये है हाइजेनबर्ग का ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। फिर देखिए, यदि नाभिकीय बलों की परास इक्वल टू 1.7 × 10⁻15 मीटर हो। देखिए नाभिकीय बलों की परास कितनी होती है? 1.7 × 10⁻15 मीटर होती है। यही लिख दो डायरेक्ट ही, नाभिकीय बलों की परास इतनी होती। ठीक है, तो देखिए उस पाइयोन के विनिमय के कारण कितना समय लगेगा, तो उसकी समय की अनिश्चितता निकालेंगे। अतः न्यूक्लियनों के मध्य पाइयोन के विनिमय में लगा समय अर्थात डेल टी लगभग R/C। उस परास, अरे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल प्रकाश के वेग अपन मानते हैं अपेक्षिकता के सिद्धांत से, और R जो है वो क्या है? नाभिकीय बलों की परास। तो R/C, डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई? R/C। फिर देखिए एनर्जी डेल ई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप ऊर्जा में अनिश्चितता
पाइयोन कणों की जो ऊर्जा है उन ऊर्जा में अनिश्चितता जो द्रव्यमान फॉर्मूला है, ऊर्जा का E इक्वल टू mc² फॉर्मूला है, उसके तुल्य ही मान ली जाती है। पाइयोन की द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य मान ली जाए। लिखोगे पाइयोन के विनिमय से ऊर्जा में अनिश्चितता पाइयोन के द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य मानी जाती है। पाइयोन की द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य मानी जाती है। अब देखिए पाइयोन की जो द्रव्यमान ऊर्जा होती है अर्थात डेल ई का मान m πc², ई इक्वल टू क्या होता है c² होता है। तो पाइयोन की द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य तो m π क्या किसका मास है, पाइयोन का द्रव्यमान, जहां m π क्या है, पाइयोन का द्रव्यमान है। अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट करो। इक्वेशन 2 व 3 को 1 में पुट करने पर देन डेल ई डॉट डेल टी, डेल ई की वैल्यू पुट कर दो m πc², फिर डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद में क्या है डेल टी, डेल टी की वैल्यू क्या है r/c, लगभग कितनी होनी चाहिए h², c की पावर कैंसिल हो जाएगी, m π लगभग h²/rc के बराबर होगी। पाइयोन का द्रव्यमान कितना होगा h²/rc। इसका गणितीय मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए h² की वैल्यू पुट करोगे 1.054 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, सॉरी 34, ठीक है। आर की वैल्यू नाभिकीय बलों की परास कितनी है 1.7 इंटू 10⁻15, ओके। सी कितना है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी m π इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, लगभग 2 इंटू 10⁻25 kg, अर्थात m π इक्वल टू 226 me, 226 me। me का मतलब समझ गए, जहां me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 226 गुना होता है। पाइयोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 226 गुना होता है, ठीक है। तो ये लिख दो, पाइयोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 226 गुना होता, या फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो 2 इंटू 10⁻28 kg होता है। तो ये था पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आकलन। अपना आगे का टॉपिक है द्रव्य बूंद मॉडल। देखिए एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इनके मध्य इन नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए 2 मॉडल प्रस्तुत किए थे। उनमें से फर्स्ट है द्रव्य बूंद मॉडल और सेकंड है सेल मॉडल। द्रव्य बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। देखिए एक नाभिक में
न्यूक्लियोनों के मध्य पाइयोन के विनिमय के कारण उत्पन्न नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए या नाभिक का आकार, नाभिक के आकार की पूर्णतः व्याख्या करने के लिए दो मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिनमें फर्स्ट है स्टूडेंट्स द्रव्य बूंद मॉडल, ठीक है, और सेकंड है सेल मॉडल। तो अपन पहले द्रव्य बूंद मॉडल की व्याख्या यानी कि द्रव्य बूंद मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर देखिए नाभिक में जो कण है यानी कि भारी नाभिक या मध्य क्रम के नाभिक जो होते हैं उन नाभिकों में बंधन ऊर्जा का मान प्रति न्यूक्लियन नियत रहता है। इसके अनुसार लिखोगे सेल मॉडल द्रव्य बूंद मॉडल के अनुसार। इसके अनुसार मध्य क्रम के नाभिक, मध्य क्रम के या भारी नाभिकों में बंधन ऊर्जा का मान प्रति न्यूक्लियन नियत रहता है। बंधन ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो प्रति न्यूक्लियन क्या होती है, नियत रहती है। अर्थात नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या, क्योंकि भारी की नियत रहती है तो नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान संख्या ए के ऊपर। बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या ए के साथ परिवर्तित होती, अर्थात इनकी कुल बंधन ऊर्जा नाभिकों की द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तित होती है। इसी प्रकार ये तो था फर्स्ट, सेकंड एरो लगा के लिख लेना। इसी प्रकार नाभिक का आयतन भी द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तित होता। जो नाभिक का आयतन है, वॉल्यूम है, वो भी द्रव्यमान संख्या के साथ ही परिवर्तित होता। अर्थात जो आयतन V है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। देखिए बंधन ऊर्जा भी इसके समानुपात में परिवर्तित होती है और इसका आयतन भी द्रव्यमान संख्या के समानुपात में परिवर्तित होता है। द्रव्यमान संख्या के समानुपात लिखो, समानुपात में परिवर्तित होता। फिर देखिए लेकिन नाभिक का घनत्व इसकी जो डेंसिटी होती है 10⁻17 kg मैंने आपको बताया था, इसका नाभिक का जो घनत्व है वो घनत्व क्या होता है, वो लगभग समान होता है, यानी कि घनत्व कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या क्या, तो लिखोगे नाभिक का घनत्व लगभग समान रहता। अतः ये दोनों गुण कौन कौन से, बंधन ऊर्जा वाला और सेकंड आयतन वाला, अतः ये दोनों गुण
एक नाभिक के लिए द्रव बूंद मॉडल के समान है। अर्थात नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाला असंपीड्य, एक समान और अत्यधिक घनत्व वाला असंपीड्य कण माना जाता है। असंपीड्य कण समझ गए आप, जो संपीड़ित नहीं है। घनत्व आपको पता ही है कितना होता है, कोष्टक में लिख सकते हो 10⁻17 kg/m³। तो क्या लिखोगे आप, अर्थात नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाला असंपीड्य द्रव बूंद मॉडल, असंपीड्य द्रव बूंद के समान होता, इसे द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। देखिए, जो बुलबुले होते हैं पानी के अंदर, वो जो बुलबुले मान लो एक नाभिक है, लेकिन कुछ समय बाद में वो छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स के रूप में टूट जाते हैं, क्योंकि वो असंपीड्य होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण वो बंधे होते हैं। तो देखिए, इसके बारे में व्याख्या वेन विजेकर ने की। इस मॉडल को, अभी इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इस मॉडल को द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु क्रमांक Z के आधार पर वेन विजेकर ने समझाया। अर्थात वीन विजेकर या वेन विजेकर एक ही बात है, वीन विजेकर कह सकते हो, इंग्लिश वर्ड है। अर्थात वीन विजेकर ने परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A के रूप में सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र प्रस्तुत किया। देखिए, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, जो आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में भी, फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे अपन, उसमें भी बताया था कि सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से नाभिक की त्रिज्या का आकलन भी किया जाता है। तो सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र प्रस्तुत किया वेन विजेकर ने, किसके रूप में, परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A के रूप में। तो आगे का अपना टॉपिक है सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। ओके स्टूडेंट्स, देखो, इसकी व्याख्या करने के लिए बंधन ऊर्जा का उपयोग किया गया। हम जानते हैं बंधन ऊर्जा क्या होती है, ZmH, जैसे हाइड्रोजन अगर मान ले, प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M AZ, मूल नाभिक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस बंधन ऊर्जा को EB से भी डिनोट करते हैं, EB। ZmH, MAZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ZmH प्लस A माइनस ZMN
माइनस ई बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, जहां ई बी बंधन ऊर्जा है, ई बी क्या है, बंधन ऊर्जा है। एक नाभिक की व्याख्या करने के लिए द्रव्य बूंद जो मॉडल है उसको समझाने के लिए वैन विजेकर ने सान्वी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र प्रस्तुत किया। इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे कल। थैंक यू।